और इस बीच पीएफआई आज साउथ इंडिया से लेकर महाराष्ट्र तक सड़क पर उतर आई। आज 5 राज्यों की पुलिस सतर्क थी। साउथ में तो इनके समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया। अभी तक 106 पीएफआई के बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। पीएफआई का कैडर आज जमीन पर दिखा। पीएफआई ने यह कैडर कैसे तैयार किया, कैसे इसको जमीन पर उतारा, आपको इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पीएफआई, पी का मतलब पॉइजन, नफरत का जहर फैलाओ। एफ मतलब फायर, हिंदू मुसलमान के बीच आग लगाओ। और आई मतलब इंडिया को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाओ। यह है पीएफआई का असल मतलब और असल मकसद, जिसके सॉलिड सबूत मिले हैं। इसीलिए पीएफआई के पूरे चैप्टर को क्लोज किया जा रहा है। इसका सामने का चेहरा कुछ और है और पीछे का चेहरा कुछ और। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों को इसके पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसमें एक बात साफ है, पीएफआई का एजेंडा हिंदुओं से नफरत करना, मुसलमानों को भड़काना और देश को कमजोर करना। पीएफआई का ये हेड कैरेक्टर कितना डेंजर है, इसका खुलासा अब हुआ है, जो बहुत डराने वाला है। सामाजिक तंजीम के मुखौटे के पीछे पीएफआई का एक और चेहरा है और यकीन मानिए ये चेहरा काफ़ी डराने वाला है। ऐसा हम नहीं कह रहे, जांच एजेंसियों का कहना है। जांच एजेंसियों के मुताबिक देश भर में हिंदुओं के मन में डर बैठाने के लिए पीएफआई पूरे देश में सक्रिय है। इतनी सक्रिय है कि 24 घंटे के नोटिस के भीतर किसी भी हिंदू नेता की बर्बर हत्या की जा सके। इस अपराध की माइक्रो लेवल की प्लानिंग और क्लिनिकल एग्जीक्यूशन की असलियत जब केरल पुलिस की जांच में सामने आई तो पुलिस के पैरों के नीचे से भी जमीन खिसक गई। पीएफआई ने देश में आग लगाने की माइक्रो लेवल पर प्लानिंग की। कब, कहां, कैसे कैडर को क्या ऑर्डर देना है, इसका पूरा प्लान पीएफआई ने तैयार किया, जिसमें बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं का मर्डर करना प्लान का सबसे अहम हिस्सा है। एनआरसी सीए आंदोलन में कैसे फंडिंग करनी है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, पीएफआई ने सब कुछ प्लान बनाया। निजामाबाद में कराटे ट्रेनिंग कैंप का पता चलने के बाद पीएफआई के लड़ाकू कैडर भी एक्सपोज हुए। बिहार शरीफ में इसके एक कैडर से 2047 में इस्लामिक राष्ट्र के मंसूबे की बात का भी पता चला। उमेश कोल्हे और कन्हैया लाल के मर्डर के बाद सरतन से जुदा गैंग के कनेक्शन में पीएफआई के कैडर का इन्वॉल्वमेंट सामने आया। पीएफआई का पाप जैसे जैसे दिखाई दिया, वैसे वैसे नेशनल एजेंसियों के रडार भी एक्टिव हुए। लेकिन पीएफआई के हेड प्लान का असली खुलासा अब हुआ है, जब केरल के आरएसएस कार्यकर्ता श्रीनिवासन की हत्या में शामिल 27 पीएफआई कार्यकर्ता पकड़े गए और उनके मोबाइल से जो कुछ मिला उसने पीएफआई के असली चेहरे को एक्सपोज कर दिया। जांच एजेंसियों को पता चला है कि पीएफआई के टारगेट पर सिर्फ श्रीनिवासन ही नहीं, बल्कि केरल के कम से कम 100 बीजेपी और आरएसएस के लीडर्स हैं। इस जानकारी ने जांच एजेंसियों की नींद उड़ा दी, लेकिन जानना जरूरी था कि इसके पीछे एजेंडा क्या है। आरएसएस और बीजेपी नेताओं को मारने की हिट लिस्ट क्यों तैयार की गई? दरअसल इसके पीछे पीएफआई की एक बड़ी साजिश सामने आई है। एक के बाद एक बड़े हिंदू नेताओं का कत्ल किया जाए ताकि हिंदुओं में डर और खौफ का माहौल पैदा हो और हिंदू अपना घर, गांव, शहर छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। पिछले साल नवंबर में संजीत की हत्या हो या इसके एक महीने बाद दिसंबर में रंजीत श्रीनिवास का मर्डर, या फिर इसी साल अप्रैल के महीने में आरएसएस लीडर श्रीनिवासन की हत्या, इन तीनों वारदातों में एक चीज कॉमन थी। तीनों ही नेताओं की सरे बाजार बर्बर तरीके से हत्या की गई। मकसद सिर्फ एक था, इलाके के हिंदुओं को और उनके नेताओं को इस कदर डरा देना कि वो वहां से पलायन करने पर मजबूर हो जाएं। आरएसएस बीजेपी के नेताओं को मारने के लिए पीएफआई ने माइक्रो लेवल पर प्लान तैयार किया। ग्राउंड पर लोकल सपोर्ट यानी कैडर को मजबूत किया गया, जिसे पीएफआई ने लोकल एरिया रिपोर्टर का नाम दिया। इन्हें इलाके के हर छोटे बड़े नेताओं की लिस्ट तैयार करने को कहा गया। जिन नेताओं को मारना है उनकी हर एक्टिविटी पर नजर रखी जाती। उनके सुबह,
घर से निकलने से लेकर शाम वापस लौटने तक की सारी जानकारी ये एरिया रिपोर्टर रखते। जांच एजेंसियों को मोबाइल के अलावा श्रीनिवासन हत्याकांड में गिरफ्तार पीएफआई के एरिया रिपोर्टर सिराजुद्दीन के पास एक पेन ड्राइव भी मिला है, जिसमें पलक्कड़ जिले के 12 मेन हिंदू नेताओं के फोटोग्राफ्स, उनके घर के मैप, उनके रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी बारीक से बारीक जानकारी मिली। यहाँ तक कि इस बात की भी जानकारी मिली है कि अगर उन पर हमला होता है तो वो कौन लोग हो सकते हैं जो उनके करीबी हैं और कोर्ट में जब मामला चले तो गवाह बन सकते हैं। इस बात की भी जानकारी रखी गई। चौंका देने वाली बात यह है कि पीएफआई के एरिया रिपोर्टर सिराजुद्दीन के पेनड्राइव से संजीत के मर्डर का पूरा वीडियो मिला। यहाँ तक कि मर्डर के दौरान उस वक्त वहाँ पर कौन कौन लोग मौजूद थे, किस ऑटो चालक ने उसे अस्पताल पहुँचाया, इस बात की भी वीडियोग्राफी की गई। पुलिस के मुताबिक मर्डर की बारीक से बारीक डिटेल की वीडियोग्राफी इसलिए की जाती है ताकि ज़रूरत पड़ने पर पीएफआई के लोग कोर्ट में अपने डिफेंस को और मजबूत कर सकें। इन एरिया रिपोर्टर्स को कैसे मिशन को अंजाम देना है, इसके लिए पीएफआई ने एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया, जिसमें हत्या को पूरे पेशेवर तरीके से अंजाम देने का प्लान बनाया गया। पहले रेकी कर मर्डर का स्टेप बाय स्टेप प्लान तैयार किया गया। हत्या के बाद बाहर से बुलाए गए कैडर को सेफ पैसेज देने की बात कही गई। हत्या के लिए हमेशा दूसरे जिलों से किलर्स बुलाए जाते। इन्हें पीएफआई में अंडर कवर डेथ स्क्वाड कहा जाता। इनके पास सिर्फ 24 घंटे का टाइम होता। हर व्यक्ति को अलग अलग टास्क दिया जाता। लोकल हैंडलर्स की मदद से ये लोग अपना काम कर वहां से चुपचाप निकल जाते। पीएफआई इन बातों से लगातार इनकार करता रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि पीएफआई का सामने का चेहरा कुछ और है और पीछे का चेहरा कुछ और, जिसके सॉलिड सबूत एजेंसियों को मिले हैं, जिसमें 24 घंटे के भीतर ही पीएफआई ने आरएसएस नेताओं को मरवा दिया। आरएसएस के कार्यकर्ता श्रीनिवासन की हत्या 16 अप्रैल 2021 को हुई। इसके बमुश्किल 24 घंटे पहले 15 अप्रैल को एलापल्ली में पीएफआई के सुबैर की हत्या हुई थी। 18 दिसंबर एसडीपीआई के राज्य सचिव के शान की हत्या हुई। ठीक 12 घंटे के भीतर ही बीजेपी राज्य समिति के सदस्य रंजीत श्रीनिवास की हत्या हो गई। पिछले कई सालों की केरल पुलिस की जांच और फिलहाल सेंट्रल एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई से एक बात तो साफ है कि इस्लामिक राष्ट्र के अपने एजेंडे को पूरा करने में पीएफआई के लोग जुटे हुए हैं। इस कड़ी में देश में दंगा फसाद फैलाना, दंगाइयों को ट्रेनिंग देना और लव जिहाद के नाम पर मासूमों को आईएसआईएस जैसे खतरनाक आतंकी संगठन में रिक्रूटमेंट करने के आरोप पीएफआई पर लग रहे हैं। यही वजह है कि देश की सेंट्रल एजेंसियां अब चौकन्नी हो गई हैं और देश के 23 राज्यों में पैर पसार चुके पीएफआई के कच्चे चिट्ठे को खंगालने में जुट गई हैं। जब से पीएफआई पैदा हुआ है, तब से अपनी पॉइजन फोर्स तैयार कर रहा है, जो आज रक्त बीज बन चुकी है। उनका जुर्म क्या है? एक पार्टी है, वो एक संस्था चला रहे हैं और एक प्रोग्राम है उनका, जैसा और पार्टियां अपने प्रोग्राम चलाती हैं। तो उनका जुर्म क्या है कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? पूछा भाई, क्या उनसे कुछ खतरा हो गया, या वो मुल्क के लिए ख़तरनाक है, या इस पार्टी के लिए ख़तरनाक है? क्या बात है, क्यों उसके साथ ये अमल हो रहा? और कितनी पार्टियां देश के अंदर चल रही हैं सियासी। यूपी से भी 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब तो गिरफ्तार करने को सब गवर्नमेंट है, जिसे चाहे उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन ये तरीक़ा कि पार्टी पर या पाबंदी लगाई, आप पार्टी पर पाबंदी लगा रहे हैं क्या? ये हैं, क्यों लगा रहे हैं भाई? उसका क्या जुर्म है? वो जोड़कर मुसलमानों के मसाइल को, मतलब ये है कि के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो, और उनका जुर्म क्या है बताओ? पीएफआई खत्म नहीं हुआ। 106 कार्यकर्ता बंद हुए, 1006 सड़क पर आ गए। ये 1,06,000 भी हो सकते हैं। बेल्लारी, कोझिकोड, एर्नाकुलम, कुन्नूर, कोच्चि, कोट्टायम, पूरे केरल में आज जमकर हंगामा हुआ। बसें तोड़ी गईं, जुलूस निकले, नारेबाजी हुई, पुलिस से झड़प हुई। पीएफआई कार्यकर्ताओं पर एक्शन के बाद बंद का ऐलान हुआ। पथराव के चलते एर्नाकुलम में कई बस के ड्राइवर हेलमेट पहनकर बस चलाते दिखे।
आप will you have respect for the national institutions or not? And if you have respect for the national institutions, go, take legal recourse. If you feel aggrieved, then go take legal recourse. इन लोगों को प्रॉब्लम ये है कि इनको मुझे ये कहने में कोई मुश्किल नहीं है कि केरला की घटनाएं अगर आप देखिए तो इनको बहुत जैसे प्यार के साथ जो कानून तोड़ने वाले के साथ जो होना चाहिए वो नहीं किया गया है। पहले आप मुख्यमंत्री जो चीज़ कह रहे हैं उन्हें ज्यादा जानकारी है, मेरे एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं मेरे मानने से भाई मेरे मानने से नहीं होता, मानने से होता है प्रोफेसर के हाथ काट दिए, आपके पास सामने साक्ष्य है। आखिर कैसे 106 की गिरफ्तारी के नाम पर 1,06,000 पीएफआई के समर्थन में सड़क पर उतर आए? दरअसल पीएफआई उनके भीतर नफरत का जहर इंजेक्ट करती है। उसका सच भी सामने आया है। कैसे तैयार होता है कैडर और कैसे ये किसी की भी जान लेने को तैयार हो जाते हैं। पीएफआई इसके लिए खास तौर पर नौजवानों को चुनती है। युवाओं को रीजनल पिचिंग के नाम पर बुलावा भेजा जाता है। सीक्रेट प्लान की तरह इनकी जगह बदलती रहती है। कैडर तैयार कराने वाले पिचर भी बदलते रहते हैं ताकि नौजवानों पर एक ही सोच न थोपी जाती रहे। नौजवानों पर कई बंदिशें तक डाली जाती हैं। शरीयत लॉ पर सही उतरने वालों को पीएफआई कैडर में जगह मिलती है। अब सवाल है कि ये नौजवान कैसे पीएफआई का कैडर बन जाते हैं, इनके दिमाग में क्या क्या भरा जाता है। सबसे पहले ये नफरती ये देखते हैं कि नौजवान अपने आसपास क्या देख रहे हैं, आसपास हाल के दिनों में इनके साथ क्या क्या हुआ, हिंदू किस तरह से डोमिनेट कर रहे हैं, मुसलमानों पर पाबंदियां क्यों लाई जा रही हैं, देश विरोधी गतिविधियों के लिए ये भड़काते हैं, शरीयत कानून लाने की ये वकालत करते हैं, लिंचिंग के नाम पर मुसलमानों को डराते हैं, मुसलमानों को नागरिकता छीनने का डर दिखाते हैं, गुस्ताखे रसूल से जुड़ी जानकारी पर गुस्से के लिए भड़काते हैं। सबसे पहले किसी भी शख्स को पीएफआई के कैडर में शामिल होने से पहले उसे धार्मिक उपदेश देने वाले लोगों के साथ में बैठाया जाता है। छोटे छोटे स्तर पर मीटिंग होती है। ये मीटिंग किसी घर में भी हो सकती है, होटल में हो सकती है, दरगाह में हो सकती है, मस्जिद में हो सकती है और उसके बाद उन्हें धर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों को दिया जाता है और उसके बाद उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उन्हें रेडिकलाइज किया जाता है और साल भर तक इस प्रोसेस से गुजरने के बाद में पीएफआई संगठन से जुड़े हुए लोग किसी भी नए शख्स की भर्ती को लेकर डिसीजन लेते हैं। यानी कि पीएफआई आम एनजीओ की तरह, आम संगठनों की तरह दिखने वाला कोई आम संगठन नहीं है। इस बात से ये बात तो स्पष्ट है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।